नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लॉ की वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी ऑफिशियल परमानेंट नौकरी आपको यहां पे मिलेगी और यहां पे आपको जो है 32 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और यहां पर जो है आप एक फ्रेशर क्यों ना हो, एक लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर क्यों ना हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ जाता है कि सर आपने वीडियो के अंदर क्लैरिफाई नहीं करा है कि क्या यहां पर फ्रेशर वाला इंसान जो व्यक्ति है वो अपना पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं अपनी आदत ये बना लूंगा कि आपको पहले ही स्टार्टिंग में ये बात को मैं क्लैरिफाई जरूर कर दिया करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे वैकेंसी कहां पर आई हुई है, आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो 2 फेज में होगा कि आपको जो है अपना पहले तो ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। आप अगर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर क्लियर कर लेते हो फिर आपका जो है एक लैंग्वेज का पेपर का टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट होगा। जैसे कि इसमें आपको लेटर लिखना पड़ेगा, एस्से लिखना पड़ेगा और ये अपना क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये आपके मार्क्स सिलेक्शन के अंदर नहीं जुड़ेंगे, बस आपको ये पास करना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स लेकर आओगे एक तो वो जुड़ेंगे, प्लस उसके बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू में आपने जो मार्क्स अपने सिक्योर करके रखे होंगे वो जुड़ेंगे। तो ये दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद में आपका जो एग्रीगेट टोटल बनेगा उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये बात यहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर तौर पे बता दी है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां पर जो है वैकेंसीज का नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यहां पे जो वैकेंसीज निकाली गई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की स्केल 1, जिसकी सैलरी अपने आप में बहुत अच्छी होती है। 80,000 90,000 तक की आपकी सैलरी बहुत इजीली आपको सिक्योर करके आपको दी जाती है, याद रखना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्केल 1 है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सीधा अपर पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, बट मैं तो बायस रहता हूं केवल लॉ के फील्ड के बारे में ही, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो लीगल वालों की यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ये बात मुझे समझ में आ जाती है। अब कुछ लोगों को लगेगा भैया कम पोस्ट है, कुछ लोगों को लगेगा कि ठीक ठाक पोस्ट है। अब हमारे को उसमें क्या करना, हमें तो अपना फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, पेपर देके आना है और हमारे को एक सीट चाहिए, दैट्स इट। याद रखना मेरी बात। तो बहुत लोग इसमें ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, तो वो सारी चीजों को साइड रखते हुए आपको एक सच्चे मन से अपनी तैयारी करके अपनी जो पोस्ट आ रही है ना उसमें अप्लाई करते रहो। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो ये अपना रिजर्वेशन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको आगे भी बता दूंगा। रिलैक्सेशन कितने साल का दिया हुआ है, हालांकि जनरल रिलैक्सेशन दिया जाता है जो हर एक वैकेंसी में मिलता है। अब यहां पे मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन में यहां पे एज लिमिट में बात करूं, आपकी उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। ये बात को आपको याद रखना है एज लिमिट के बारे में, क्योंकि आपके सवाल एज लिमिट के रिगार्डिंग भी बहुत आते हैं। तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताऊं, ये रहा हमारा लीगल का, ठीक है। और इसका सिलेबस क्या होगा वो भी मैं आपको डिटेल तरीके से सिलेबस भी बताऊंगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। पहली बात, आपके पास लॉ की डिग्री अगर है बहुत बढ़िया है, उसमें अगर 60% है प्लस आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो ये बात को याद रखना है, लॉ की डिग्री, जनरल कैटेगरी और 60% आपकी लॉ की डिग्री में होने चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हो। या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, लॉ की डिग्री है और आपके उसमें 55% है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये बात को भी याद रखना। या फिर अगर मान लेते हैं आपके 60% जनरल कैटेगरी में, लॉ की डिग्री में नहीं है, या रिजर्व कैटेगरी में 55% नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है, मास्टर्स की डिग्री है तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। लॉ की डिग्री प्लस मास्टर्स की डिग्री है, उसमें परसेंटेज नहीं मांगी हुई है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। एक बात को और याद रखना, आपका जो है ना 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट या 2 साल का एक्सपीरियंस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहां पे प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी नहीं है। याद रखना, अगर आप फ्रेशर भी हो ना तब भी फॉर्म भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे प्रेफरेबल लिखा है, मैंडेटरी नहीं लिखा। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं 20 लोग हैं, 20 लोगों को हमें वैकेंसी चुननी है, इनमें से एक, जैसे कि ये 2 लोग अपना आपस में खड़े हुए हैं, इन 2 लोगों में से एक व्यक्ति के अपने मार्क्स अपना मान लेते हैं 100 में से 80 आए हैं, इसके भी 100 में से 80 आए हैं। तो अब इन दोनों में से किसको चूज करेंगे हम, इन दोनों में से किस व्यक्ति को चूज करा जाएगा। तो यहां पर बोल दिया गया कि अगर इसके पास अपना एक्सपीरियंस है, अपना वकालत का एक्सपीरियंस है, तो कोई बात नहीं, इसको ले लेंगे हम। अगर इसके पास वकालत का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको नहीं लेंगे। तो यहां पर फ्रेशर वाले लोगों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने दम पे, अपने मार्क्स के दम पे आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हो। कि आप अगर ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा और इंटरव्यू होगा उसमें अगर अच्छे नंबर आ गए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखना। तो ये बात करी हुई है प्रेफरेबल, तो लोगों के मन में इनसिक्योरिटी आएगी, सर यहां तो प्रेफरेबल लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस एक बात को और गौर करिएगा, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट होना मैंडेटरी है। यहां पे लिखा हुआ है मस्ट, मस्ट का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी आपका होना चाहिए। बट यहां पे ना एक आपको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यहां पे बोला है कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट होना जरूरी है। अब यहां पे ये बात बोल दी गई है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेरा एनरोलमेंट होता कब है, कि जब मैं एक लॉ की अपनी डिग्री पूरी कर लेता हूं, उसके बाद मेरे को स्टेट बार काउंसिल के अंदर
अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ता है, जो कि मेरा 2 साल तक के लिए वैलिड होता है। अब इस 2 साल के दौरान मेरे को अपना एआईबी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। एआईबी का एग्जाम जब मैं क्रैक कर लेता हूं तो बोला जाता है कि मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोलमेंट हो चुका है मेरा। लेकिन यार मैंने तो अभी एआईबी का एग्जाम नहीं दिया है, मैं तो जस्ट अभी एलएलबी अपनी पूरी करके चुका हूं। मैंने अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराया, एआईबी मैंने नहीं दिया, या दिया भी है तो मेरा क्लियर नहीं है। ऐसी सिचुएशन है ना आपके साथ अगर, तो याद रखना यहां पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है 15 अक्टूबर 2024 को। ये अपनी नोटिफिकेशन है, मैं आपको यहां पे ओपन करके दिखा भी देता हूं। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर एक ये वाला पॉइंट अपना क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपके पास, ये देखो मैं डेट भी दिखा देता हूं यहां पे, ये तो एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन बोली है कि पहले यहाँ पे क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे इनको समझ में आया कि यार बच्चों को तो भी एआईबी हुआ ही नहीं है, तो ऐसे केस में तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया कि अगर आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एनरोलमेंट है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपके पास स्टेट बार काउंसिल का भी एनरोलमेंट है ना, तब भी फॉर्म भर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। तो ये रिवाइज नोटिफिकेशन है, मैं इसकी डेट भी आपको दिखा देता हूं कि आपको लगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, 15 अक्टूबर 2024 की, ठीक है। और ये अपना सिलेबस है, लॉ वाला सिलेबस है, अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के जाने हैं, ठीक है। सिर्फ यही सब्जेक्ट आपको पढ़ के नहीं जाने, मतलब ये तो पढ़ के जाने ही है, इसके अलावा आपको रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो भी पढ़ के जाना है, साथ में ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ के जाने हैं अपना ऑनलाइन एग्जाम जब आप देने जाओगे उस चीज के लिए, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। चलिए अब अपनी नोटिफिकेशन की तरफ दोबारा आते हैं। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर कोई भी डाउट होगा, वैसे तो आना नहीं चाहिए, अब मैंने एक एक बात आपको बारीकी से बता दी है, फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो चैट बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं कराया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करके लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलो ये बात हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी पढ़ लिया। और यहाँ पे एक बात को और याद रखना कि अगर मैं फाइनल ईयर के अंदर हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। पहली बात भाई, आपको यहाँ पे बोल दिया है कि आपको स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट कराना मैंडेटरी है, तो क्या फाइनल ईयर का बच्चा स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा सकता है? नहीं करा सकता। तो जब वो करा ही नहीं सकते तो भाई फॉर्म भी नहीं भर सकते, आप पेपर भी नहीं दे सकते, ये बात को याद रखना। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे अपना पेपर नहीं दे सकते, ये बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करा हुआ है, ठीक है जी। चलो, और थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए बात बोलिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है जी। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के लिए मैं कह रहा था मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन के लिए अपना है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स के हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि 30 साल यानी 35 साल तक के अगर आप हो ना, 35 साल से नीचे आप अगर हो और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हो, याद रखना। बाकी अपनी एलिजिबिलिटी है, जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप कोई भी रिलैक्सेशन अप्लाई करते हो तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फॉर्म भरते दौरान आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है, प्लस फॉर्म जब आपका इंटरव्यू से पहले की जब स्टेज आएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक एक चीज का होगा, उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमारे को समझ में आ जाती है। अब यहां पे मुद्दे की बात करी जाए तो किस तरह इसका सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस के बारे में मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, ठीक है। लाइन वाइज हमारे को सिलेबस ध्यान रखना होता है। एप्लीकेशन फी मैं आपको बता दूं, 1000 रुपए की एप्लीकेशन फी है अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 250 रुपए है, प्लस जीएसटी दोनों जगह आएगा, ठीक है। चलो जी, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लेता हूं। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 15 अक्टूबर से, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5 नवंबर। अब आपका एग्जाम किस दिन होगा? एग्जाम होगा 14 दिसंबर 2024, याद रखना। अभी ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कोई डेट आगे एक्सटेंड करनी पड़े, तो एक्सटेंड अगर होती है तो वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और अगर नहीं होती है तो 14 दिसंबर 2024 तक आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जानी चाहिए। इस दिन आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में आपका पेपर होगा। अब वो कौन कौन सी जगह पे होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब आपको बता दिया जाएगा। फॉर्म भरना कैसे है? अब फॉर्म भरने के लिए सिंपल सा मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहां पे सबसे नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट आपके लिए फॉर्म ओपन अप हो जाएगा, वहां जाओ फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है जी। चलो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस हमारा क्या है, हमारा ये वाला सिलेबस है। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट दिए जाएंगे, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मेरा पेपर होगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है तो भैया इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही होगा, तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और आपको जो है 30 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। क्वांट का आपका 25 इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में होगा। जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं जीके, जनरल नॉलेज। और यहां पे बोला है जनरल नॉलेज, भाई देखो बैंक के लिए आपको अगर तैयारी कर, बैंक के लिए आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो ये क्या चाहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट आ रहा है हमारे पास तो उसको फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग सारी की सारी जनरल नॉलेज जो आजकल चल रही है वो पता होनी चाहिए। तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 20 15 मिनट, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर चलाना आना चाहिए।
30 20 20 इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज। अब यहां पे बात करी हुई है कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं लीगल का एग्जाम, लीगल कैटेगरी में, लॉ कैटेगरी में अगर पेपर दे रहा हूं तो उसकी प्रोफेशनल नॉलेज मेरे को होना जरूरी है। तो इनमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 क्वेश्चन। भैया मेजर पार्ट तो आपसे इससे पूछा जा रहा है। 60 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 120 एंड 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में से पूछे जाएंगे। अब यहां पे इसका सिलेबस क्या होगा? ये सारी जगह पे, कहीं पे भी आप गूगल पे सर्च करोगे, ये सब जगह के सिलेबस आपको मिल जाएगा। मेन आपको प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस नहीं मिल पाता है। तो इन्होंने भी पर्टिकुलर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोफेशनल नॉलेज के लिए सिलेबस अपना ओपन कर दिया है। मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं। अब लीगल वालों के लिए क्या सिलेबस है? यहां पे बोला है कि आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आना, इंश्योरेंस एक्ट पढ़कर आना, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़कर आना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़कर आना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पढ़कर आना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कानून पढ़कर आना। ये छोटा सा, ये ज्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं बीएसए, भी पढ़कर आना, ठीक है। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है, बट एज पर माई नॉलेज, ठीक है, आप एक कानून के विद्यार्थी हो तो आपको पता है कि देश के अंदर नए कानून आ चुके हैं और आप उनको बढ़कर नहीं जाओगे और आप ये सोचोगे कि भैया यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो मेरे को यानी नॉलेज नहीं रखनी। भैया जब इंटरव्यू आएगा ना, इंटरव्यू में डायरेक्ट आपसे सवाल इसी के बात के बारे में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ही पहले ही आप अपनी कमांड बनाकर रखना। और मैं कम से कम 1.5 महीना हो चुका है ऑलरेडी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच चलाते हुए, ठीक है जी। तो जो लोग मेरे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, बैचेस अपना कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत फायदेमंद चीज है। अब आईपीसी के लिए बीएनएस, तो जो लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बीएनएस अब पढ़ा रहा हूं, बीएसए में पढ़ा चुका हूं। और अपना एक जुडिशरी पर्पस के लिए अपना एक अलग बैच चल रहा है हमारा बीएसए का। और इंश्योरेंस लॉ आपको आना चाहिए, टॉर्ट आपको आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको आना चाहिए, एंड सीपीसी आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे सिविल प्रोसीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, तो सीपीसी आना जायज है। इसमें एक बात कॉमन आ रही है कि सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपसे पूछा नहीं जा रहा है। और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, ये भी मेजरली आपसे केवल और केवल सिविल पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, वही आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। तो ये है हमारा लीगल का सिलेबस। तो बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, सर सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है? तो सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब सिलेबस हमने पढ़ लिया है, ये जनरल लिस्ट के लिए होता है, ये हमारे मतलब की बात नहीं है। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि भाई एक बात बताओ, मैं एमसीक्यू का पेपर दे रहा हूं, तो अगर मैं क्वेश्चन तो गलत भी करूंगा, तो क्या क्वेश्चन गलत करने पे मेरे को कोई पेनल्टी लगाई जाएगी? बिल्कुल आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी? 1/4, यानी कि यहां पे लिखा होगा कि आपके डिडक्ट 1/4 मार्क्स, आपके जो है 1/4 मार्क्स क्या कर लिए जाएंगे? डिडक्ट कर लिए जाएंगे, अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर देते हो तो। लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का 1/4 कितना होगा, बताओ जरा, ठीक है। 1/4 कितना होगा, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा। तो ये 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। चलो जी, और सही आंसर का सही आंसर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, और गलत करने पे 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और अगर आप खाली छोड़ देते हो तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये एक जनरल बात आपको बता रखी है, ठीक है जी। चलो, और इसमें बस फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाने हैं, वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बता रखे हैं। अब आती है मुद्दे की बात, तो एक और छोटी सी, कि यहाँ पे कौन कौन सी सिटीज में मेरा एग्जाम होगा, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज में मेरा एग्जाम होगा, ये सारी सिटीज आपको बता रखी है, ठीक है। ये सारी सिटीज हैं जहां पे आपका एग्जाम, लगभग पूरा इंडिया में ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, सारी जगह आपकी कवर अप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग अपनी तैयारी इस पर्टिकुलर एग्जाम की करने वाले हैं, चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। कितने लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, इस वैकेंसी को फिल करेंगे, चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अपने आप में मेरी नजर में एक अच्छी वैकेंसी है, एक बारी फॉर्म भर के एग्जाम जरूर देकर आइएगा, क्योंकि एक बारी फॉर्म भर दोगे ना तो मन में एक सिक्योरिटी रहेगी कि अभी कोई वैकेंसी जुडिशरी की, अभी कोई वैकेंसी एपीओ की, या अभी कोई वैकेंसी अदर लॉ एग्जाम की नहीं देखने को मिल रही है। तो जब तक एग्जाम की अदर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो इस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। प्लस अपना अगर जो आपका टारगेट है ना, उस पर टारगेट को अपना एक एम होता है ना, वो बना के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वैकेंसी आ रही है तो मैं फिल करके अपना उसी पे केवल ध्यान देता हूं, नहीं। आपको ध्यान देना तो है, लेकिन एटलीस्ट आपका मेन एम है ना, उससे मत भटकना। अगर आप टारगेट डेली बेसिस पे जुडिशरी का कर रहे हो, करते रहो, एपीओ का कर रहे हो, करते रहो। साइड बाय साइड जो वैकेंसीज आ रही हैं इनको फिल करके आप लोग अपना एक बारी अपने टेस्ट करके करने के लिए, ये एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट जरूर करिएगा। हो सकता है कि अगर आपका पॉजिटिव एग्जाम गया, नौकरी मिल जाएगी। तो आप लोग अपना जो मेन, अगर नहीं एग्जाम होता है कोई बात नहीं, आप लोगों का जो टारगेट है वो अपना साथ साथ चलता रहना चाहिए। ऐसी तैयारी करी जाती है, ऐसी पेपर की तैयारी होती है, ऐसी रिवीजन होती है, और ऐसी लाइफ होती है, और ऐसी स्ट्रगल वाली लाइफ हर एक अपना लॉ एस्पिरेंट की बीतती है। तो आप लोग मेरी बात से अगर एग्री करते हो तो चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ में एप्लीकेशन डाउनलोड करके जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे। AAB 19 का अपना पूरा कंप्लीट बैच है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ा चुका हूं, रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स हैं, टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में।
ठीक है। और मैंने आपको बीएनएस पढ़ा दिया, बीएनएस अभी चल रहा है, बीएनएसएस पढ़ा दिया है, बीएसए पढ़ा दिया है, सीपीसी पढ़ा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जुडिशरी पर्पस के लिए, अपना सिविल, अपना प्रीलिम्स एज वेल एज अपना मेंस के लिए, ये भी अपना जुडिशरी पर्पस के लिए पूरा फैमिली लॉ, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदू लॉ देखने को मिलेगा, पूरा कंप्लीट मुस्लिम लॉ का बैच देखने को मिलेगा। और ये भी अपना टीपीए जुडिशरी पर्पस के लिए बहुत डिटेल में है, बहुत डेप्थ में है, 50 से 60 क्लासेस मिनिमम, 70 टू 75 क्लासेस आपको हर एक बैच के अंदर देखने को मिलती है, याद रखना। तो क्योंकि एक बैच को, एक सब्जेक्ट को हमें पढ़ने के लिए पूरे डिटेल के अंदर प्रीलिम्स एंड मेंस को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 70 से 80 क्लासेस के लिए तो आपको मुझे अपने आप को एक तरह से जमा कराना पड़ेगा, ताकि मैं आपको सारी बातें सिखा पाऊं। आने वाले टाइम में हम एक नया बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। तो अगर आप लोग अभी से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपको अपडेट टाइमली बेसिस पे मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई है और ये वैकेंसी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लोगों को अपना अवेयर करके जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।